बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात से मदीहा अलमास खान आपके साथ है और आज के प्रोग्राम पे हम बात करेंगे कि हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है। जी हाँ, अंदर की खबर है और बड़ी खबर है कि हुकूमत ने अपने तौर पर एक सर्वे कराया है, मुकम्मल सर्वे कराया गया है हुकूमत की जानिब से और पता लगाया गया है और इस सर्वे में इनको पता चल चुका है कि इमरान खान काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो मान नहीं रही है, इस सर्वे से अभी तक इनकारी है। और अगर हम बात करें राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात की तो नतीजा नाज़रीन आपके सामने, आप खुद ही देख लें। राजनपुर 193 NA से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसने क्लीन स्वीप किया है और अगर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का हमने अंदाज़ा लगाना तो इससे साफ तौर पे वाज़ेह हो जाता है। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है और अदालत की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक ये फैसला कर लिया जाएगा कि जो इंतखाबात हैं उनकी अनाउंसमेंट किसने करनी है और कब करनी है, ये भी फैसला हो जाएगा। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज पैनल पे मेरे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ जी। जमशेद चीमा साहब हैं, PTI से हैं। समीउल्लाह खान साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अख्वंज़ादा चिटनान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले इस तमाम तर मामले पर हम राय जान लेते हैं PDM की, और PDM में सबसे पहले मैं चाहूँगी कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून समीउल्लाह खान साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सल्लल्लाहु ने कहा है कि इमरान खान जो है वो हरगिज़ पॉपुलर नहीं है। आखिरी ज़िला है पंजाब का राजनपुर, इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं, क्यों डिनाई किया जा रहा है, क्यों इंतखाबात की तरफ नहीं आ रहे आप लोग? ऐसा क्या रीज़न है, क्या डर है, क्या खौफ है? अवाम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो उस हल्के की जो डायनामिक्स हैं उस पे भी नज़र होनी चाहिए सबकी। मैं थोड़ी सी इसमें अर्ज कर दूं कि ये हल्का जो है ये जाफर लगारी साहब से मंसूब है और ये पंजाब के उन चंद हलकों में से एक है जिनको हम इलेक्टेबल्स का हल्का कहते हैं। और मैं अपनी ये जो बात है इसको आगे बढ़ाने के लिए कहूँगा कि 93 से लेके 2018 तक और जो कल का इलेक्शन हुआ है 23 का, ये 7 इलेक्शन जाफर लगारी साहब ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से वो जीतते रहे हैं 18 तक, चूंकि 23 का तो अब उनके भतीजे ने लड़ा है। तो ये 6 बार मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, काफ लीग के प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी के साथ रहे और आखिर में PTI के साथ 2018 में ये इलेक्शन मुसलसल जीते हैं। और अब उनकी एक बेटी है जो मुल्क से बाहर है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। उनकी बेवा जो है मेरा ख्याल मीना उसका नाम है, वो दोहरी शहरियत की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो उन्होंने फैमिली में से जाफर लगारी साहब के भतीजे को आगे किया। और मुझे यहाँ ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जब ये कोशिश करती हैं कि इलेक्टेबल्स के हलके जो हैं उनमें इलेक्टेबल्स का असर और रसूख कम हो और सियासत का असर और रसूख वहां बढ़े, तो ये एक हल्का ऐसी क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां सियासी जमातें इस कोशिश में मुझे नाकाम नजर आती हैं कि वहां इलेक्टेबल्स का आज भी जोर है। और मेरा तो ये कहना है कि अगर ये जो कल का इलेक्शन है ये मोहसिन लगारी साहब, जाफर लगारी जो वफात पा गए हैं, उनकी हवाले से जो इलेक्शन हुआ है, अगर वो PTI की बजाय MKM का टिकट लेके इस हल्के से लड़ते तो यकीनन तब भी उन्होंने ये इलेक्शन जीत जाना था। और ये पाकिस्तान के दोहरा रहा हूं अपनी बात को, इलेक्टेबल्स का हल्का है कि जिस तरफ जाफर लगारी या उसकी एक लेगेसी जाएगी उस तरफ हल्के का वोटर जाएगा। चलिए इसका जवाब जमशेद चीमा साहब से ले लेते हैं। समीउल्लाह खान साहब, नहीं इसका जवाब मैं लूंगी। जमशेद चीमा साहब, महज एक कैंडिडेट का कहा जा रहा है कि जाफर लगारी साहब जो हैं वो किसी भी पार्टी से अगर ये टिकट ले लेते तो वो जीत जाते, क्या कहेंगे जमशेद चीमा साहब? नहीं, समी साहब की बात ठीक नहीं है। ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया है पंजाब का। यू कैन से 3 तहसीलें हैं, रुझान, राजनपुर और जामपुर। यहाँ के बड़े सरदार जो हैं वो आप कह लें कि सरदार फारूक लगारी हैं। फारूक लगारी से जाफर लगारी छोटे सरदार थे हमेशा और ये फारूक लगारी की सपोर्ट से जीते थे।
फारूक लगारी चूंकि अकेले भाई थे तो ये चोटी की जो सीट है वहां से ये लड़ते थे। फिर इन्होंने एंट्री किया आपका खोसा एरिया में, तो ये दो भाई, एक डीजी खान से और एक चोटी लगारी से, ये दो जगह से लड़ते थे। लिहाजा पिछली बार जरताज गुल जीत गई डीजी खान से, और जो पक्की हल्का सीट थी इनकी अवैस लगारी की वो जीत गए। अब डिफरेंस ये है कि अवैस लगारी का बेटा यानी फारूक लगारी का बेटा, ये मोहम्मद खान लगारी का पड़पोता, ये फारूक लगारी का पोता और मोहम्मद खान लगारी का पड़पोता, ये उस खानदान का चश्मो चिराग लड़ा पहला इलेक्शन जो अमैर लगारी है। अमैर लगारी जो है इसके सामने किसी और लगारी की बत्ती नहीं जलती। जो भी मकसूद लगारी हो, जाफर लगारी हो, मोहसन लगारी हो, कोई भी हो, वो इनकी मर्जी से या इनकी आशीर्वाद से जीतते हैं। ये पहला इलेक्शन हुआ कि लगारी आमने सामने आके इलेक्शन लड़े हैं इस सीट पे हमेशा ये पहली बार आमने सामने आकर लड़े हैं। और लगारी फैक्टर को माइनस करते हुए, लगारी फैक्टर को ओवरकम करके जाफर लगारी या उनका भतीजा जो आप कह रहे जिसने पिछली बार टोटल 4000 वोट लिए थे, मोहसन लगारी, वो जीते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे यू कैन से अगर सरदारी का निजाम देखें तो सरदारी में यहाँ गुरचानी सरदारों के वोट ज्यादा है। ये पहाड़ी इलाका जितना पचाद का इलाका इसे कहते हैं, पचाद के इलाके में गुरचानी सरदारों के वोट ज्यादा हैं। और ये जो आप कह लें कि पक्के का इलाका है, ये सारा आप कह लें अराई हैं या माड़े हैं या बुजदार हैं, ये कौमें बैठी हुई हैं, या रुझान शहर है, या आप कह लें यहाँ पे हाजीपुर है या दाजल है, ये सारे इलाके जो हैं ये आप कह लें कि यहाँ पे नजरियाती वोट ज्यादा है। और मैं कहना जो लास्ट फिक्रा मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहां जहां महरूमी ज्यादा है, वो बलूचिस्तान हो, वो पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके हों, वो आप कह ले कि सिंध के इलाके हों, वहां पे जो कि इस वक्त पाकिस्तान में यू कैन से कि फस्ताई ताकतें या स्टेटस को की जो कुव्वतें हैं वो खुल खेल रही हैं। लिहाजा इमरान खान की अपील जो है इंसाफ की या एक बराबरी की या हकीकी आज़ादी की, उसको रिस्पांस ज्यादा मिल रहा है। सो ये जो अभी देखें रिसेंट 34 पर्चे हुए, 34 पर्चे हुए, उसमें 9 पर्चे ऐसे लोगों पे हुए जो चेयरमैन थे हमारे यूनियन। आपका जमशेद चीमा साहब आपका जवाब पहुंच चुका है। अहमदजादा चट्टान साहब से भी जान लेते हैं। अहमदजादा चट्टान साहब जवाब तो पहुंच गया। नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि महज एक कैंडिडेट की वजह से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, और जमशेद इकबाल चीमा साहब है उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। अहमदजादा चट्टान साहब, अगर इलेक्शन कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हो जाने चाहिए, तो क्यों आप लोग भाग रहे हैं? क्यों, इसकी रीजन क्या है? आपको नहीं लगता है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी, इंतखाबात हो जाने चाहिए, अपने टाइम पे हो जाने चाहिए। और हम कोई इमरान खान के न नौकर है न इसकी ताबेदार है कि ये जब कहेंगे कि इलेक्शन हो तो हम कहेंगे इलेक्शन है, ये जब कहेंगे कि इलेक्शन नहीं हो तो इलेक्शन नहीं होगा। अगर उनको इलेक्शन की इतनी जल्दी थी तो हमने तो उसको आदमी एतमाद से पहले कहा था। जिस दिन बिलावल साहब कराची से निकला, हर रोज हमने एक एक रोज गिन के उसको बता दिया कि हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर आपके पास टाइम नहीं है, हम आपको इख्तिदार से निकालेंगे, तो आप अगर असेंबली आपको तोड़नी है तो आप असेंबली तोड़ दे। तो इस टाइम पे उसको तोड़ देते। जहां तक ताल्लुक है कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके नीचे लिखा है कि जमहूरियत हमारी सियासत है। हम अपना जीत उसको समझते हैं कि इलेक्शन हो, ये आईन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अवाम को इस वोट का हक दिया है। चाहे हम जीते, मुस्लिम लीग नून जीती, पीटीआई जीते या कोई और जीते, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। ये मुल्क की कामयाबी है, ये हमारी इलेक्शन हो जाने चाहिए। आप पीडीएम की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए। अभी पहले जो सूबाई कौमी असेंबली है इसके इलेक्शंस का जो कहा जा रहा है कि अभी नहीं होने चाहिए। अगर हो जाते हैं तो आपको कोई इससे इनकार नहीं, आप चाहते हैं कि सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? नहीं, हम ये कहते हैं अगर इलेक्शन एक साथ नहीं भी हो तो इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, और साफ और शफाफ इलेक्शन बनाएंगे तो इसके लिए आप कुछ इक़दाम करेंगे। सबसे पहले बात तो ये कि जो सेंसस है इस पे पूरे कौमों के एतराज है, इस पे पख्तूनों को एतराज है, इस पे सिंधियों को एतराज है, इस पे बलूचों को एतराज है। और इस मुआहदे पे ये 2018 का इलेक्शन हुआ था कि ये आखिरी इलेक्शन होगा 2017 के सेंसस पे, आइंदा इलेक्शन के लिए हम नई सेंसस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि नई सेंसस के जरिए इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा ये कि ये पहले बार होगा कि 2 सूबों में इलेक्शन होगा,
दो सूबों और कौमी असम्बली में बाद में होगा, जो कि हमारे आइन में बिल्कुल साफ और शफाफ लिखा है कि भाई जो इलेक्शन होंगे वो निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आइंदा जो इलेक्शन होगा इन दो सूबों में, जो कौमी इलेक्शन होगा, इसमें क्या आप सूबाई हुकूमत को मुअत्तल करेंगी, इसके ऊपर निगरान हुकूमत बनाएंगे? कुछ मसाइल ऐसे हैं, क्योंकि ये पहले बार इस तरह होगा कि हम सबको मिल बैठना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। अगर हम इसका कोई हल नहीं निकालते हैं तो खुदा ना ख्वास्ता मुल्क ऐसे तो मिल बैठे तो बुहरानों में हुए चला आप लोग, जाएगा पीडीएम जो कि है फिर इकट्ठी इनसे तो है, निकालना अब क्या बहुत मिल बैठना है मुश्किल हो आपने? जाएगा। अब क्या किस तरह से मिल बैठना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? देखिए जी, हम तो है, लेकिन जो इमरान खान साहब है वो तो कह रहे हैं मैंने सियासतदानों के साथ नहीं बैठना है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। अब ये मौजूदा जो इलेक्शन कमिश्नर है इस पे इनके बड़ा एतराज़ात हैं। मुझे आप ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन हो गई, 7 हल्कों से ये जीत गया तो वो इसको काबिल कबूल था। मुल्तान से हार गया, वो कह रहा था धांधली हो गई। कराची में हार गया, कह रहे हैं कि धांधली हो गई। कराची में बल्दियाती इलेक्शन, मतलब आप कह रहे हैं कि जहां से जीत जाते हैं उसके नताज को वो तस्लीम कर लेते हैं, जहां हार जाते हैं वो नताज तस्लीम नहीं करते इमरान खान साहब। समीउल्लाह खान साहब, जी समीउल्लाह खान साहब, आप क्या कहेंगे? मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहती हूँ। अभी अखमदज़ादा चिटान साहब ने कहा कि खान साहब चाहते हैं कि बस सिलेक्शन हो जाए, उनका यही उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला आ जाए, वो नहीं मिल बैठना चाहते। क्या आपने उनसे रब्ता किया, अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यही सामने आ रहा है कि पीडीएम ही नहीं चाहती है। अवाम में तो ये तासुर पाया जा रहा है कि अभी इंतखाबात ना हो, क्योंकि अगर अभी इंतखाबात हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है राजनपुर की तरह क्लीन स्वीप कर जाएगी। हर हल्का राजनपुर नहीं है। राजनपुर में पीटीआई ने एक बार इलेक्शन लड़ा था तो इनके कैंडिडेट ने सिर्फ 6000, बड़ी यानी मैं आपको ऑथेंटिक ये बात बता रहा हूँ कि सिर्फ 6000 वोट लिए थे। ये जो कह रहे हैं ना बड़ा शऊर आ गया, कौम बेदार हो गई है, वो कौम बेदार सरदार जाफर लगारी की फौतगी की वजह से जो सीट खाली हुई है उसका वोट उसको पड़ा। और मैं दोहरा दूं, ये सीट अगर वो एमकेएम के टिकट से लड़ते तब भी उन्होंने जीत जाना था। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो फिर आप लोग सर्वे क्यों कराते फिर रहे हैं? फिर क्यों कि अगर पॉपुलैरिटी का फिर क्यों अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है? नहीं, सर्वे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये कोई बुराई नहीं है। सारी सियासी जमातें इलेक्शन से पहले जो है वो अपने आप को जज करने के लिए, अपनी कमजोरियों को देखने के लिए, अपनी मजबूत एरियाज को देखने के लिए दोनों तरह से वो सर्वे करवाती हैं और सब सियासी जमातें कराती हैं। ये कोई ये ताना क्यों बना दिया आपने? उस सर्वे के जो नताइज आते हैं, क्योंकि वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं जनरली सर्वे के नताइज आए हैं ना कि पॉपुलर है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, पीटीआई इस वक्त पॉपुलर जमात है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी डिनाई कर रहे हैं, बहरहाल वो तो कह रहे हैं हमने सर्वे नहीं करवाया, आप कह रहे हैं आपकी नॉलेज में नहीं है। हाँ, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आपको अगर मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि करीब जाके इलेक्शन के सब सियासी जमातें सर्वे कराती हैं, अपनी खूबियों का भी पता चल सके और अपनी कमजोरियों का भी पता चल सके। और ये कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में सर्वेज होते हैं। तो अभी चूंकि मुस्लिम लीग नून ने, जैसे आपने कहा वजीर दाखिला ने कहा सर्वे नहीं कराया, लेकिन अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि जो पंजाब के इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल उन इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि अब ये मामला अदालतों में चला गया है और उसमें इलेक्शन तो होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और इलेक्शन होने हैं। कोई इससे ना पीटीआई भाग सकती है, ना नून भाग सकती है, ना पीपल्स पार्टी, ना कोई और सियासी जमात। आम इंतखाबात के साथ नहीं, ये आप बता दें कि आप एग्री हैं कि अगर अनाउंसमेंट का कह दिया जाता है तो आप लोग मतलब एग्री हैं इस बात से कि इलेक्शन हो जाने चाहिए? इलेक्शन कमीशन को ये यकीनी बनाना चाहिए कि साफ और शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून उन इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मामला चूंकि हायर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और वो कहानी अब नई शुरू हो गई है अदालत उज़्मा में, तो मेरा ख्याल है कि उसका इंतजार करना चाहिए। वहाँ जो पाकिस्तान की तारीख के अनोखे वाक़यात हो रहे हैं, वो तारीख में रकम हो रहे हैं कि किस तरह से आला अदलिया भी तकसीम हो चुकी है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जजेस जो हैं वो अब एक पार्टी का यानी समीउल्लाह खान साहब, इस टॉपिक पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम सीधी बात में ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे जेल भरो तहरीक पर। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, क्या हुआ? जेल भरो तहरीक तो आज छठा दिन है, मुसलसल नाकाम हो रही है हर शहर में, हर ज़िले में। और अगर सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो 100-110 बताया जा रहा है फिगर कि गिरफ्तारियाँ हुई हैं। क्या ज़रूरत क्या थी, जब आपको इतना मुतमईन है, इतनी तसल्ली है, आपको इतना यकीन है कि आप पॉपुलर, आपकी जमात है, तो फिर क्या ज़रूरत थी जेल भरो तहरीक की? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता आप कौन सी ऐनक लगाती हैं, जैसे आप नाकाम की बात कर रही हैं। अगर हजारों लोग जेल की तरफ जाएं और अपने ऐनक में लगाती नहीं हूँ जमशेद इकबाल चीमा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में। ठीक है, मैं आपको सरकारी जो फिगर्स हैं, अदाद-ओ-शुमार हैं, उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और सारा दिन हमारा यही काम है। सरकार की तो महंगाई भी नहीं हुई, सरकार के पे बैठे हुए लोगों के लंदन में ज्यादा कितनी गिरफ्तारियां हुई आप बता दें, चले आप बता दें। वो नहीं कराती, कामयाब है आपकी सर्जरी भी नहीं करा प्लस। हम बेसिकली ये है कि हमने नंबर लगाया। जी सुन लेना जरा, तो थोड़ा टोके ना प्लीज, बात करना। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये यू कैन से कि लाहौर में हमने उस दिन तय किया था कि हम पहले बैच में 200 बंदा कराएंगे, और इतने ही बंदे जो अब पहले हुए, गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद का या पेशावर का या गुजरांवाला का, सरगोदा का एक हम मखसूस नंबर तय करते हैं। इसमें लाहौर में तकरीबन 20 बैच बने हुए हैं, जिसमें 200 बंदा गिरफ्तार होगा 20 टाइम्स। सो लिहाजा वो सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं। 14,000 बंदे ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराई हुई है गिरफ्तार होने के लिए। 14,000 की गिरफ्तारी दे दी है। हमने गिरफ्तार अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अपनी टाइमिंग के मुताबिक, अपने अंदाज, मैं कह रहा हूँ 14,000 बंदा रजिस्टर्ड है हमारे पास, जिसने गिरफ्तारी के लिए विलिंगनेस दी है। मैं ये कह रहा हूँ हमने 200 बंदे की गिरफ्तारी दी है यहाँ पे, 200 बंदे की ही देनी थी, और अगला जो बैच होगा वो भी 200 का होगा, उससे अगला जो बैच होगा वो भी 200 का होगा, उससे अगला बैच होगा वो भी 200 का होगा। लिहाजा ये नंबर हमने तय किया हुआ, अपने हिसाब से हमने देनी है, अपनी टाइमिंग पे देनी है, अपने स्टाइल में देनी है। ये नहीं है कि मरियम बीबी से पूछना है हमने कि जनाब आप बताएं कि गिरफ्तारी किस तरह देनी है, हमने खुदकुशी करनी है, ये पहाड़ से छलांग लगानी है, या चोरी करनी है, या आपकी पार्टी में शामिल होना है, या आप कहने के लंदन जाना है, या क्या नाम है प्लास्टिक सर्जरी करानी है। ये उनसे नहीं पूछना हमने, ये अपने आप से या मीडिया से नहीं पूछना हमने। ये पार्टी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। हमने जितने बंदों की गिरफ्तारी देना चाहिए उससे ज्यादा बंदे हर वक्त तैयार होते हैं, उससे हर वक्त ज्यादा बंदे तैयार होते हैं, और हर जगह ज्यादा आप पहले गिरफ्तार हो रहे हैं, और सक्सेसफुली ये जा रही है। और इसका मतलब देखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पुरअमन रहते हुए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मुल्क आजाद नहीं है, यहाँ जमहूरियत नहीं है। लिहाजा जमहूरियत को या आजादी को लाने के लिए हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। अगर हम सड़कों पे जाएं, सड़कें ब्लॉक करें, तो उसमें आप कह लें कि मुल्क का मईशत का नुकसान होता है, तो क्या लड़ाई होती है, जो है ये एहसास दिलाएंगे, उससे अवॉइड करने के लिए हम अपनी आजादी को, लीडर्स नहीं देंगे। बीबी आपको शाह महमूद कुरैशी नजर क्यों नहीं आता? यही तो मैंने कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप ऐनक लगाती हैं, आपको सदुमर नजर नहीं आता, आपको साबिक गवर्नर नजर नहीं आते, अदालतों में भी चले गए हैं। सुन लेना, चुप करें जरा, चुप बात करना। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी दी है, असद उमर साहब ने गिरफ्तारी दी है, वलीद इकबाल ने गिरफ्तारी दी, और आप कह लें उमर सरफराज चीमा ने गिरफ्तारी दी। एक गवर्नर था, एक सेनेटर था, एक आप कह लें कि हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और दूसरा साबिक वजीर खारजा। 4 हैवी वेट्स ने यहाँ पे गिरफ्तार, और 5वां वजीर तालीम था, क्या नाम है, मुराद राज। अब इनके होते हुए भी अगर आपको लीडर नजर ना आए, तो फिर इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि देखें, आप सुनी सुनाई बात करें, शायद आपने एनालिसिस नहीं किया, आप सुनी सुनाई बात करें, तो सुनी सुनाई बात करके तो आप मीडिया पे आगे बैठ के वही ऐसा चाहे रिमार्क्स पास करते हैं, तो लगता यह है कि थोड़ा सा आप थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं आप, तो सर वो ज्यादती ना करें। चले, अगर हम कह रहे हैं कि 100 या 110 जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो आप एग्जैक्ट फिगर बता दें। आप तो तर्जुमानी कर रहे हैं इस वक्त अपनी पार्टी की, आप बताइएगा। मैं चले करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। नहीं, हमने लिस्ट की नहीं, मुझे ना आप कह लें कि पेशावर के फिगर जो आप कह लिस्ट मेरे पास नहीं है, आप कह लें मुझे गुजरांवाले की नहीं है, लेकिन हमने लिस्टें शाया की हुई हैं, वो लोग, और ये हमारे पास मौजूद है डाटा कि लिया जेल में कितने हैं, बकर जेल में कितने हैं, बाकी कितने हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जितने बंदे हम ऐलान करते हैं उतने ही बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, और दूसरा बैच तैयार है, और तीसरे ये है कि वर्कर और लीडर उसमें एक तनासब के साथ जा रहे हैं। सो हमारे बिल्कुल बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक जा रहे हैं, हमने डिजाइन के मुताबिक ही जाना है।
یہ اس کی کامیابی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آ رہا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے ہم وہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ کا پرسنل آزادی کو سرنڈر کرنا شاید سب سے بڑی قربانی ہے. جان کی قربانی کے بعد سب سے بڑی قربانی ہے کہ آپ نے پرسنل جو فریڈم ہے آپ کی اس کو سرنڈر کریں. ہم وہ سرنڈر کر رہے ہیں. جب وہ سرنڈر کرتے ہیں تو یہ بڑی قربانی ہے جو دے رہے ہیں اور پارٹی دے رہی ہے. میرے ساتھ دو اور معزز مہمان بھی ان سے بھی جان لیتے ہیں. ہاں تو اس بات کو ریسپیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اوکے. سمیع اللہ خان صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح جا رہی ہے ہماری جیل بھرو تحریک اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی گرفتاریاں دے رہے ہیں, دوسری جانب وہ عدالتوں کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں کہ ضمانتیں بھی ہماری ہو جائیں. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت سنجیدہ تاریخ میں جو بہت سنجیدہ تحریک رہی ہے وہ جیل بھرو تحریک رہی ہے, لیکن بہت سارے اور معاملات کی طرح پی ٹی آئی نے اس تحریک کو بھی ایک مزاحیہ تحریک میں تبدیل کر دیا ہے. سیلفی کلچر آ گیا ہے, سیلفی گاڑی کے ساتھ اتارو پھر نیوے نیوے ہو کے نکل جاؤ. اور اب جو پی ٹی آئی کے اندر سنجیدہ طبقہ ہے وہ جب ماضی میں کی جو جیل بھرو تحریکیں دنیا میں چلتی رہی ہیں تو وہ سب میں جو ٹاپ لیڈر ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. تو عمران خان صاحب جب تک خود گرفتاری کی ابتدا کر کے اپنی پارٹی کو اس تحریک میں شامل نہ کرتے, اس تحریک کا وہی حشر ہونا تھا جو ہو چکا ہے تحریک. لوگ اب ان کے اندر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے غریبوں کے بچے کیوں جیلوں میں جائیں, جیلوں میں جائے فرا کوکی, جیلوں میں جائے پنکی پینی جو 5-5 قرات کے جو ہیرے کی انگوٹھیاں مانگتی رہی ہیں, شہزاد اکبر کدھر ہے. اور پھر جو انہوں نے کی شاہ محمود قریشی کی بات اور یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اپنی آزادی کو سرنڈر کرنا, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑی قربانی غریب کا بچہ دے رہا ہے, عمران خان کیوں نہیں دے رہا؟ وہ آئے نا اپنی سب سے بڑی قربانی دے, جیل میں جائے, وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے, یہ آزادی جو شخصی آزادی ہے یہ سب یہ آ کے وہ بھی کرے. تو یہ تحریک تو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور اس کا تو ان اللہ و انا الیہ راجعون اس تحریک کا ہو چکا ہے. اب کو اگلی بات کریں, ان کے پچھلے جب سے یہ اقتدار سے گئے ہیں جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے انتشار برپا کرنے کے لیے, اس ملک میں فتنہ بازی کے لیے جو کچھ کیا ہے, پاکستان کے عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لے کے آنے تھے, انہوں نے پتہ نہیں کون سے نعرے مارے تھے. یہ جیل بھرو تحریک بھی اب لاہور جو 2 کروڑ کا شہر ہے, یہ 77 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے گرفتاری دی ہے اور ان میں سے بھی اکثریت ان کی ہے جو اب رابطہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے, جی ہمارے بچے گمراہ ہو گئے تھے, ہمیں معافی دلا دیں اور ان کا نام نکلوا دیں. وہ تو اب صاف ظاہر ایک طریقے سے ہی نام نکلے گا, سب کا نکلے گا, سب واپس آئیں گے جو طریقہ ایک قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. تو یہ تحریک اب ان کے جو حمایتی میڈیا کے اندر جو پرو پی ٹی آئی, بہرحال سمیع اللہ خان صاحب اگر ان کا ووٹ بینک دیکھیں پی ٹی آئی کا تو یوتھ ہے, زیادہ تر یوتھ ہی ہے. ابھی تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اپنی پالیسی چینج کر رہی ہیں, وہ بھی اب یوتھ کو, وہ کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں اپنی پارٹی کی تنظیمی امور جو بھی سنبھالے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. بہرحال یوتھ جو ہے اس کا حق بنتا ہے. اکمل زادہ چٹان صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پی ٹی آئی کی جو جیل بھرو تحریک ہے, یہ تحریک جب چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری تحریک جو ہے یہ سکسیسفل ہے اور یہ غلط بتایا جا رہا ہے فیگر جو سرکاری کوٹ کیا جا رہا ہے کہ 100 یا پھر 110 لوگ گرفتاریاں دی ہیں؟ دیکھیے جی, آپ پہلے عمران خان صاحب کا وہ تقاریر نکال دیں جو جیل بھرو تحریک سے پہلے یہ دعوے کر رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گا تو اس ملک میں کیا ہوگا. اور اب حالات دیکھ لے, پوری پختونخوا سے ابھی تک ایک بندے نے گرفتاری نہیں دی ہے اور اچھا کر رہے ہیں. اگر گرفتاری دینے ہیں تو 4.5 سال بزدار نے حکومت کیا ہے, وہ کیوں گرفتاری نہیں دی؟ پراگوگی نے اس ملک کو کھایا ہے, وہ کیوں گرفتاری نہیں دی؟ حسن گجر نے اس ملک کو کھایا ہے, وہ کہاں پہ ہیں؟ اور سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب خود آئے گرفتاری دے دی. چلو وہ تو اس کا تو ٹانگ چور چور ہو گیا ہے, کبھی کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں, کبھی کہتے ہیں 5 گولیاں لگی ہیں, وہ تو بیمار ہے. لیکن جب اس ملک میں لیڈرشپ پہ سخت ٹائم آیا, ان کے خاندان کے لوگ نکلے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا, بیگم نصرت بھٹو نکلی, محترمہ بینظیر بھٹو نکلی. نواز شریف صاحب پہ ٹھپ ٹائم آیا, اس کے خاندان سے کلثوم نواز صاحبہ نکلی, مریم نواز صاحبہ نکلی. یہ بھی جا کے اپنے بچوں کو لے آئے نا, اس کو نکال دیں.
وہ قیادت کری جیل برو تحریک کا، علی مباجی کو لائے جنہوں نے باہر کی دنیا میں 162 ارب کے اساسی وہ بنائے اور جیلوں میں عام ورکر جائیں. اخوانزادہ چٹان صاحب اگر آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کے سوائے بلاول کے ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. جمشید چیمہ صاحب مختصراً آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ بات کر رہے تھے، بڑا دعویٰ کر رہے تھے، چلے پشاور کا بتا دیں، پشاور سے آپ کی کسی رہنما نے گرفتاری کیوں نہیں تھی؟ مختصراً پلیز بتائیے گا. میں مدیحہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. جی پشاور میں آپ نے 2 بار کلین سویپ کیا ہے. ایک حلقے میں کلین سویپ نہیں ہو جاتا ہے. کلین سویپ وہی ہوتا ہے جو کراچی میں اس کے 24 MPs تھے اور 14 MNs تھے، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی نے جو کلین سویپ کیا وہ کلین سویپ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پاپولر ہے نوجوانوں میں، یہ نوجوانوں میں پاپولر نہیں ہے. نوجوان صرف میوزک کے لیے آ جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں. ٹف ٹائم پہ اس کے ساتھ میں نے نوجوانوں کو نہیں دیکھا. یہ 25 مئی کو انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا آپ نے دیکھ لیا، 5-6 ہزار لوگ نکال دیے. کشمیر کا حکومت ان کا تھا، پنجاب کا. بریک کے بعد جمشید چیمہ صاحب سے ان کا موقف جانتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین جمشید چیمہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے موقف جاننا چاہ رہی تھی. آپ دعویٰ کر رہے تھے جیل بھرو تحریک کا کہ وہ سکسیسفل رہی ہے. جمشید چیمہ صاحب تو پھر پشاور پہ آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے آپ کی کسی رہنما نے کوئی گرفتاری دی ہے؟ دیکھیں ہمارے وہاں ہزاروں لوگ گئے اور انہوں نے کہا ہمیں گرفتار کرو. وہ جیل کے اندر چلے گئے، جیل کی دیواریں ٹاپ گئے اور ہر جگہ آپ پہلے پولیس کے پاس گئے، وہاں پولیس گاڑیاں چھوڑ کے چلی گئی. ہم نے بیسیکلی ایک مین اور 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ ہم مہذب پروٹیسٹ کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں سب سے بڑی دھمکی یہ دی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، اور ہمارے مختلف لوگوں کو، صحافیوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. تو ہم نے اپنے ورکر کا ڈر بھی اتارنا تھا گرفتاری سے. سو الحمدللہ ہم نے اپنے ورکر کا گرفتاری کا ڈر اتار دیا. یہ جو بدماشی کر رہے تھے جامپور میں یا باقی جگہ پہ جنوبی پنجاب میں، انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، سپاری پکڑی ہوئی کسی موصوف نے جنوبی پنجاب کی سپاری پکڑی ہوئی کہ اس نے ہمارے توڑ کے لیڈر سارے پی ٹی آئی کی جولی، پیپلز پارٹی کی جولی میں ڈالنے ہیں، اور ان کو دھمکیاں دے رہے تھے گرفتاری کی. ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں تاکہ موصوف کا دل بھر جائے. ابھی ننگا کرنے کا دل نہیں ان کا بھرا، لیکن گرفتاریوں کا بھی شاید بھر گیا ہو. سو ہم نے یہ ڈر بھی اتارنا تھا کہ جناب آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ہم حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہیں. آپ نہ زیادہ دلیر ہیں، نہ ہم بزدل ہیں، نہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں. سو آپ نے جس کو گرفتار کرنا ہے، 1000 کرنا ہے، 2000 کرنا ہے، 10,000 کرنا ہے، 1 لاکھ کرنا ہے، 2 لاکھ کرنا ہے، ہم سارے حاضر ہیں. جہاں جب بلائیں گے ہم گرفتار ہونے کے لیے آ جائیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لہٰذا یہ بدماشی ہے، یہ جو فیئر ہے، یہ جو آپ کا لے کے یہ جو روب ہے، یہ نکال دیں ذہن سے، یہ دھمکی ذہن سے نکال دیں کہ آپ گرفتاری کا نام لیں گے تو ہم آزادی کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، ہم جمہوریت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی کرپشن کو، ہم آپ کی آپ کہہ لیں کہ کسی کمپرومائز کو، ہم آپ کا امریکہ سے ڈرنے کو، ہم آپ کا امریکہ کو اوبے کرنے کو ہم بات نہیں کریں گے. ہم باجوہ کی بات نہیں کریں گے، ہم اس کی چوری کی بات نہیں کریں گے، ہم اس کی یہاں سے بھاگنے کی بات نہیں کریں گے. ہم کریں گے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم بات کریں گے، ہم گرفتاریاں دیں گے، ہمیں گرفتار کریں. لہٰذا یہ پرپس تھا، وہ پرپس ہم نے اچیو کیا. جمشید اقبال چیمہ صاحب ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے. اگر ہم بات کریں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نے تاخیر پر، تو یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا سمیع اللہ خان صاحب آپ کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، فل کورٹ بینچ نہیں بن رہا ہے. عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ دیکھو جی، جہاں تک عدالت کے فیصلے تو اختلاف کرتے ہوئے بھی قبول کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس عدلیہ کے اندر جو ہو رہا ہے، اب اندر سے آوازیں جو آ رہی ہیں، اب دیکھیں نا کیا تماشا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کی ٹرانسفر کا کیس تھا، ڈوگر تبادلہ کیس. اس میں 2 ججز بیٹھ کے از خود نوٹس لے لیتے ہیں، اور پھر اب وہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں. تو بینچ میں یعنی اس از خود نوٹس کی حیثیت کیا رہ گئی کہ جس کو نوٹس لینے والے تو بینچ تو تحلیل ہو گیا نا، آپ کے اعتراض نہیں ہوا نا، جن ججز پہ اعتراض اٹھایا جا رہا وہ تو الگ ہو گئے نا. نہیں تو انہی نے تو یہ از خود نوٹس لیا تھا، اس کی اب اس از خود نوٹس کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی کہ جب وہ ججز الگ ہو گئے. اور پھر جس کیس میں انہوں نے لیا وہ ایک ریاست کے ایک سرکاری ملازم کے تبادلے کا کیس تھا، ڈوگر تبادلہ کیس. اس میں خیبر پختونخوا کے الیکشن کا کیا تعلق تھا، پنجاب کے الیکشن کا کیا تعلق تھا جس پہ از خود نوٹس لیا. اب یہ عدلیہ کو بھی یعنی اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں جو ایک منصف کا درجہ ہے
وہ دلانے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے۔ اور یہ اعتراض پہلے تو باہر سے سیاسی جماعتیں کرتی تھی، کسی دور میں کوئی، کسی دور میں کوئی، لیکن اب یہ اعتراض ان کی صفوں کے اندر سے آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں جن ججز نے چیف جسٹس کے فیصلوں کے اوپر، اب مجھے یہاں یہ کہنے دیجئے کہ آج اطہر من اللہ نے کہا کہ جو آرڈر کمرہ عدالت میں دیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، وہ جب میرے سامنے تحریری شکل میں آیا تو وہ اس سے مختلف تھا۔ چیف جسٹس عدالت میں کچھ کہتے ہیں، ریٹن کچھ جاری کرتے ہیں، تو پھر اس ملک میں انصاف کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی تو پوری قوم کی جو نظریں ہیں، جو امیدیں ہیں، وہ تو اب عدالت پہ ہی ہیں، معزز عدلیہ پہ ہی ہیں۔ ایک منٹ بات سنیے، اور یہ درست ہے کہ جو اس کی باجوہ کی اور فیض کی باقیات ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر اپنا رنگ دکھا رہی ہیں، لیکن اب پاکستان کے عوام یہ رنگ زیادہ دیر کے لیے ان کو برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی جوڈیشری ہو، یہ سب کو اب اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور پاکستان کے لیے ایک صحیح راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے سمیع اللہ خان صاحب، بہرحال اداروں کا احترام جو ہے ہم سب پر لاگو ہے، اور ہماری سیاسی جماعتوں پر بھی فرض ہے کہ اپنے اداروں کا احترام کرے۔ پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، معزز مہمانوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔